दोस्तों नमस्कार। इस समय हम हैं दिल्ली में और दिल्ली में इस समय जब हम आए हुए हैं तो यहाँ पर एक बड़ी खबर इस समय सुर्खियाँ बटोर रही है और वो खबर है केजरीवाल और केंद्र सरकार के बीच की एक बार फिर जो टकराहट है वो बढ़ गई है और दोनों में काफ़ी टकराहट यहाँ तक पहुँच गई है कि अब एक दूसरे पर वो लांछन भी लगा रहे हैं। उधर से केजरीवाल ने आज जो ट्वीट किया उसमें उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए, पाँचवीं पास प्रधानमंत्री है, इसीलिए वो समझ नहीं पाते और कोई भी कुछ भी उनसे कराकर निकल लेता है। जैसे उन्होंने एक तरह से अगर देखा जाए तो नोटबंदी पर भी परोक्ष रूप से उन्होंने हमला बोला है। उधर हम दोस्तों एक बात और आपको बताएं जो सुर्खियां बटोर रही है वो ये है कि 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार और एलजी के बीच जो तू मैं और पोस्टिंग को लेकर लड़ाई लगातार जारी है, जब से केजरीवाल सत्ता में आए हैं उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। सीजीआई के तरफ से ये फैसला सुनाया गया डीवाई चंद्रचूड़ के तरफ से, और उन्होंने कहा कि जो भी फैसले होंगे पोस्टिंग और तबादले के वो केजरीवाल सरकार लेगी, क्योंकि वो सरकार चुनी हुई है और चुनी हुई सरकार जो फैसले लेगी उसके प्रति एलजी जवाबदेही होंगे, ना कि सरकार जवाबदेही होगी। लेकिन रातों रात उस फैसले को बदल दिया गया और एक विधेयक पास कर दिया गया कि ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट की बातों को लागू नहीं किया जाएगा और अभी भी एलजी ही अस्तित्व में होंगे और एलजी ही तबादले को देखेंगे या पोस्टिंग को देखेंगे। इसी पर हम बात करने के लिए दिल्ली की जानी मानी पत्रकार पारुल त्यागी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आप कैसे इसको देखती हैं कि रातों रात जो है विधेयक पास कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले हैं उसको दरकिनार करते हुए केंद्र सरकार एक बार पुनः जो है उसी बात पर आ जाती है कि नहीं, सारे चीज़ों को एलजी देखेंगे। तो ये किस तरह की टकराहट है और आप यहाँ दिल्ली में रहती हैं तो आप लगातार इसको देखती आ रही हैं, तो आपने ज़्यादा अच्छे से इसको वॉच किया होगा, तो आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करें कि केंद्र शासित प्रदेश की, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर केंद्र और राज्य के बीच में हमेशा एक मनमुटाव चलता रहता है। चूंकि यूटी है तो यहाँ पर सुप्रीमेसी जो होती है हमेशा केंद्र सरकार की होती है। बिल्कुल। और चूंकि यहाँ पे अब विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है, आम आदमी पार्टी एक तरफ है और भाजपा एक तरफ है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक जो हितों की बात होती है वहां भी टकराव लगातार जारी है। आखिर अगर हम इस पर बात करें, जो हमारे संघ लोक सेवा आयोग से जो अधिकारी चुनकर और एक जो ब्यूरोक्रेट्स की भूमिका यहाँ पर निभा रहे हैं वो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के कर्मचारी होते हैं। अनुच्छेद 315 के तहत अध्यादेश जारी किया गया सर्विसेज को लेकर आर्टिकल 123 के तहत। क्या ये एक इतना बड़ा राष्ट्र हित का मुद्दा था कि देर रात को 1 बजे वो अध्यादेश जारी किया गया? तो सीधी सी साफ मंशा ये जाहिर होती है कि सुप्रीम कोर्ट जो है अब अगले कुछ दिनों के लिए क्लोज हो चुका है, 6 हफ्ते के लिए क्लोज हो चुका है। तो अब वहां पे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक जो हमारे मुखिया हैं, दारोमदार हैं, वो विदेशी यात्रा से लौट कर आ चुके होंगे, तब एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया जाएगा और तब जो है सरकार अपने मन मुताबिक वहां पर कानून बनवा सकती है। लेकिन क्या वास्तव में ये इतना बड़ा मुद्दा था कि देर रात अध्यादेश लाने की जरूरत पड़ी, अनुच्छेद 123 को लागू करने की जरूरत पड़ी? तो संवैधानिकता का जो मिसयूज हो रहा है, संवैधानिक अनुच्छेदों का, वो साफ नजर आ रहा है और मंशा भी साफ नजर आ रही है कि क्या है। अगर आप दिल्ली राजधानी की बात करें तो आप जानते हैं कि यहाँ पे हर डिसीजन को कितना फास्ट होना चाहिए और इस समय ये बिल्कुल, अगर हम निष्पक्ष होकर भी बात करें तो सरकार इस समय, केजरीवाल सरकार भी बहुत सारे कार्यों को लेकर जो है लगातार जद्दोजहद कर रही है कि उसको ये काम पूरा करना है, चाहे वो टीचर्स की बहाली, उनको परमानेंट होने की बात हो रही है, या बहुत सारे कर्मचारी जो हैं वो इस समय अभी कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, उनको भी परमानेंट नहीं किया जा रहा है, भर्तियों की बात होती है या फिर और अन्य कार्यों की बात हो रही है, या फिर हम बात करें सर्विसेज की बात करें, जिस तरह से ट्रांसफर और इस तरह की चीज़ें सामने आ रही है। जैसे ही जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये आदेश दिया था, तुरंत ही क्या है, फाइलें लगातार दौड़ने लगी और उसमें जितने भी काम थे वो आगे की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन कल रात के अध्यादेश के बाद ये स्थिति फिर से खड़ी हो गई है और सारे काम रुक गए हैं। भारत एक लोकतांत्रिक, यानी आपका कहना है कि केजरीवाल सरकार ने जैसे ही ये फैसला लिया
जैसे ये फैसला सुप्रीम कोर्ट से आया तो केजरीवाल सरकार ने अपने मुख्य सचिव को उन्होंने हटाया और दूसरे को उन्होंने नियुक्ति करने की बात की और उस फाइल को उन्होंने एलजी को बढ़ाया, लेकिन अभी एलजी ने उस पर साइन नहीं किया है, उसको भी पेंडिंग में रखा है। और आप एक बात का और जिक्र कर रही हैं कि ये दिल्ली जो है देश की राजधानी है, तो दिल्ली जब देश की राजधानी है तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, दो तीन ही हैं जो केंद्र सरकार के पास है, उसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने अच्छे से बताया है। वो है लैंड का मामला, जो भूमि से संबंधित होगा वो केंद्र सरकार के पास होगा, जो यहाँ की पुलिसिंग होगी, जो सुरक्षा व्यवस्था होगा वो केंद्र के पास होगा, और जो जन कल्याण के हित की जो बातें आएंगी वो भी जो है केंद्र सरकार के पास होंगी। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाकी सारी चीज़ें जो है चुनी हुई सरकार को दी जाती हैं, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार है। तो अगर ये आपने जिसका जिक्र किया कि ये आधी रात को ये इनको लाने की क्या ज़रूरत पड़ी, तो इसको एक तरह से ये भी कहा जा सकता है कि ये आधी रात में सुप्रीम कोर्ट की अनदेखी करते हुए एक चोरी की गई है। और सर आप ये देखिए, ये न्यायपालिका की अवमानना भी है। किसी ने इनडायरेक्टली अगर अप्रत्यक्ष तौर पर देखें तो न्यायपालिका की अवमानना भी ये की गई है। उसके डिसीजन को होल्ड किया गया है और आपने अध्यादेश जारी कर दिया गया। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति होती है, अगर इस तरीके से अध्यादेश जारी किया जाता है तो वो राष्ट्रहित का मुद्दा होना चाहिए। इसमें राष्ट्रहित की ऐसी कौन सी राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आ गई है कि आपको देर रात उस अध्यादेश को पारित करने की जरूरत पड़ी? क्या ये कोई युद्ध नहीं है? तो लेकिन ये लगता है कि सरकार और राज्य सरकार, सॉरी केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के बीच एक बहुत बड़ा मुद्दा ये जो है एक टकराव बन चुका है। अब मैं जनता से पूछना चाहती हूँ, या जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, क्या इस तरह के अध्यादेश की जरूरत है? क्या आपको इससे ये जाहिर नहीं होता कि सरकार को काम करने से रोका जा रहा है? क्या आप ये नहीं जानते कि इस तरह के कार्य से कितने व्यवसायी हैं जो सरकार के लिए काम कर रहे हैं और जो जनहित में भी काम कर रहे हैं, उनके सारे कार्यों की अनदेखी हो रही है? इससे कितना लंबा नुकसान हो रहा है ये आप लोग इसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते तो हैं। ये कहा जाए कि आप तो दिल्ली को यहाँ देखती हैं, दिल्ली में रह रही हैं, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि दिल्ली की जनता केजरीवाल सरकार को कितना चाहती है? यानी दिल्ली की जनता में केजरीवाल कहाँ तक बैठे हुए हैं? वैसे तो वो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं, तो एक पैरामीटर बीजेपी ने तय कर दिया कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो फिर हम जो है किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं कर रहे हैं। तो क्या केजरीवाल भी मानते हैं कि अगर हम चुनाव जीत रहे हैं तो हम गलत नहीं करें? ऐसी जनता यहाँ की सोचती है? नहीं, देखो, जनता जब अपना चुनाव करती है, अपने नेता को चुनती है, तो उसके पीछे हमेशा एक मुद्दा रहता है विकास का। तो जो कि केजरीवाल सरकार ने पीछे कार्य किए, उन्हीं कार्य को देख के उन्होंने इस वाले सेशन के लिए उनको चुना। लेकिन इस सेशन में केजरीवाल सरकार को साफ साफ नजर आ रहा है कि काम करने से रोका जा रहा है। और ये हमारे सामने एक केस नहीं है, कई सारे केसेस ऐसा हो चुके हैं। और आप पीछे अभी एमसीडी जो इलेक्शंस हुए थे उसमें भी आप पूरा तरीके से देख चुके हैं। तो सीधी सी बात जाहिर होती है कि राजनीतिक हितों का टकराव है। तो इससे ये जाहिर होता है कि यदि हमें सत्ता चलानी है, यदि हमें कोई भी कार्य करना है, तो हमें कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विपक्षी से भी बना के रखना होगा। तो यहाँ पे लोकतंत्र नजर नहीं आता है, डेमोक्रेसी का जो है पूरी तरीके से मिसयूज हो रहा है। और ये आप लोगों को तय करना होगा, हम लोगों को तय करना होगा। ये एक बात और लोगों के बीच चल रही है और वो पूरे देश में लगभग चल रही है कि अगर मोदी जी को ये पता होता कि दिल्ली में चुनाव आगे आएगा और वहाँ पे हम फिर से एक बार रिपीट कर जाएंगे या हमारी सरकार बन जाएगी, तो वो आज के इसी जो बात जो केजरीवाल से टकराहट है, इसी को एक इशू बनाते और केजरीवाल सरकार को भंग कर देते। क्या ऐसी इस तरह की स्थिति आती? सर देखो, दिल्ली में अगर हम बात करें ना, तो दिल्ली का जो इलेक्शन होता है ना, वो पूरा पूरा काम पर होता है। अगर कोई भी सरकार यहाँ काम करेगी, यहाँ पे कोई जाति आधार पे कोई इलेक्शन कभी नहीं हुआ था और ना कभी होगा। जहाँ तक हम दिल्ली की जनता जो उम्मीद रखते हैं, हम यहाँ पर काम पर वोट देते हैं, फिर चाहे वो बीजेपी हो। अगर बीजेपी अच्छा काम करेगी तो हम बीजेपी को चुनेंगे, और अगर आम आदमी पार्टी अच्छा काम करती है तो हम आम आदमी पार्टी को चुनकर लेकर आएंगे। लेकिन अभी की जो मंशा है वो साफ दिखाई दे रही है कि भाजपा जो है वो आम आदमी पार्टी को कार्य नहीं करने दे रही है। एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप दिल्ली में हैं तो लगातार आप जो है संसद भवन भी आप घूमने जाती होंगी, आपको जो है सुप्रीम कोर्ट भी दिखाई देता होगा आते जाते रास्ते में। तो इन दिनों सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़ काफ़ी सुर्खियों में हैं और पूरे देश की निगाह उन पर टिकी हुई है कि जो निर्णय ले रहे हैं वो उचित निर्णय ले रहे हैं। तो हाल के दिनों में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लगातार
कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से एक चोट पहुंच रही है, उसके खिलाफ सारे निर्णय लगभग 80% अगर कह दिया जाए तो निर्णय उसके खिलाफ आ रहे हैं। तो क्या ऐसा भी लगता है कि मोदी जी 2024 के चुनाव को जीतने के लिए या उसको देखते हुए वो किसी तरह का महाभियोग लाएं और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दें? ऐसी भी कुछ शंकाएं लोगों के मन में हैं। नहीं है, ऐसी इस तरह की शंकाएं हैं लोगों के मन में, लेकिन सरकार है हमारी, ये सब कुछ इसके हाथ में है, भाजपा के हाथ में सब कुछ है। और जब जब नोट का बदलाव हो सकता है, उसी नोट को भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए और उसी नोट को भ्रष्टाचार को दोबारा से शुरू करने के लिए लाया जा सकता है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ तक न्यायपालिका की अवमानना की बात हो रही है, बार बार देख रहे हैं कि ऐसे कुछ डिसीजंस आ रहे हैं जहाँ पे न्यायपालिका की अवमानना हो रही है, जहाँ पे हमें कार्यपालिका सर्वोच्च नजर आ रही है, जहां पे हमें सत्ता का संतुलन नहीं दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो संभव है। दो घटनाएं भी 24 घंटे के अंदर ही घटी हैं। कानून मंत्री किरण रिजिजू का इस्तीफा लेना और उसके बाद जो है 2000 के नोट को सस्पेंड करना। तो क्या आप तो दिल्ली में यहाँ पे करेंसी या यहाँ पे नोट ज़्यादा आते हैं, तो आपके पास 2000 के कितने नोट हैं? सर मेरे पास 2000 के नोट नहीं है। और हम भी बता दें अपने दर्शकों को कि हम बनारस से तो जरूर यहाँ आए हैं, मेरे पास सिर्फ 2000 का एक ही नोट है और वही बनारस घर में पड़ा हुआ है। तो खैर जाने के बाद हम प्रयास करेंगे कि उसको हम बैंक से जा करके उसको बदलें या क्या करें। अच्छा, 30 सितंबर तक आपको इसके लिए 30 सितंबर तक इसके लिए हमको जो है समय अभी मिला हुआ है। तो आप चलते चलते हम एक आखिरी बात आपसे पूछेंगे कि वास्तव में जो पूरे देश के लोग और दुनिया के लोग ये सुनते आते हैं और केजरीवाल सरकार के एक मंत्री इस समय जेल में भी हैं, उनके डिप्टी सीएम, तो ये बातें आती हैं कि वो दुनिया के मतलब वर्ल्ड लेवल का उन्होंने स्कूल बना दिया है, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को बना दिया है, मेडिकल व्यवस्था वर्ल्ड लेवल की है। और बहुत बार वो कहते हुए सुने भी जाते हैं कि बिहार और यूपी के और अन्य प्रदेशों के लोग आते हैं और यहाँ से वो सुविधाओं को पाते हैं। तो क्या ऐसा आप लोगों को भी लगता है कि वास्तव में यहाँ दिल्ली में ये बहुत अच्छा केजरीवाल ने कर दिया है? जी, मैं इस बात को बिल्कुल समर्थन करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य की जब बात आती है तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे स्तर पे हमें बदलाव देखने को मिला है। और यही रीज़न है कि केजरीवाल सरकार को बार बार हम लोग चुनकर सामने लेकर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आम जनता को सिर्फ मतलब होता है अपने स्वास्थ्य से, अपने हेल्थ से, जो कि उसको ग्रास रूट लेवल पे हेल्प करता है और डायरेक्ट हेल्प करता है। तो यदि मैं जब सरकारी स्कूल में पढ़ती थी तो मैं वो चीज़ें नहीं देखती थी, लेकिन जब आज मैं अपनी अगली जनरेशन को वहाँ पर देख रही हूँ पढ़ते हुए, तो मैं वो सारी चीज़ें देख रही हूँ जो हमारे समय के प्राइवेट स्कूलों में हुआ करती थी या जो आज के प्राइवेट स्कूलों में है। तो हम तो डेफिनेटली हम अपने पड़ोसी बच्चों को भी कहते हैं कि आप जाइए सरकारी स्कूल में पढ़िए और लाभ उठाइए। तो हमें तो वो सिर्फ उससे मतलब है, मतलब अगर आम जनता की बात करें जो सिर्फ अपने पेट से और अपने काम से मतलब रखती है, उसको मतलब सिर्फ और सिर्फ शिक्षा और स्वास्थ्य से होता है और अपने कार्य को सुगमतापूर्वक होने से होता है, बाकी इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं होता। तो उसमें हम केजरीवाल को सफल पाते हैं। पारुल जी, हम आपको अपने यूट्यूब चैनल द पत्रकार टीवी पर धन्यवाद देने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए क्या अपील करेंगे? देखिए, मैं बस आप लोगों से ये अपील करूँगी कि जो इस समय केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में जो बात चल रही है ब्यूरोक्रेट्स की, उनके ट्रांसफ़र और उस मुद्दे को, और जो अध्यादेश ये देर रात लाया गया आर्टिकल 123 के तहत, तो क्या ये सही है? ये आप अपनी आत्मा से पूछिए, अंतरात्मा से पूछिए, अगर आप देश विकास में, देश के हित में सोचते हैं। यदि आप सही हैं और आप ये सोच रहे हैं कि सरकार के द्वारा जो कदम उठाया गया है वो सही है, तो फिर अब आगे जो भी आपको मंजूर है। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मैक्सिमम इस वीडियो में कमेंट कीजिए और बताइए कि ये कहाँ तक सही है और कहाँ तक गलत है, और आपके सुझावों का हम इंतजार करते हैं। दोस्तों, हम प्रतिदिन आपसे एक आग्रह करते हैं कि हमारे इस निर्भीक चैनल को देखने के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन आज ये अपील मैडम करेंगे। मैं आपसे कहती हूँ कि आप इस चैनल पे, जहाँ पे खुल के बात होती है और निष्पक्ष बात होती है, जहाँ वास्तविक लोकतंत्र की बात होती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मैक्सिमम शेयर करें, ताकि जाने कि हर मुद्दे के पीछे वास्तविक चीज़ें क्या हैं, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में हम सभी का योगदान होता है। धन्यवाद मैडम, आपने खुल करके बात की और दिल्ली से आपने जो जानकारी दी है हमारे दर्शकों के लिए, इसके लिए हम आपको अपने दर्शकों की तरफ से भी बार बार धन्यवाद।